दोस्तों, राजीव जो कि जिला कलेक्टर थे, वही चाय की दुकान पर आकर रुकते हैं और वहां जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी वह चाय वाले से पूछते हैं कि यह बताओ, यहाँ पर जो पहले महात्मा जी चाय की दुकान पर ठेला लगाया करते थे, चाय की दुकान पे रहते थे, अब वह कहाँ गए हैं? तब चाय वाला बताता है कि उन्हीं बाबूजी, वह 4 साल पहले ही मुझे यह दुकान बेचकर चले गए थे। थोड़े बीमार से लग रहे थे, थोड़े मायूस से लग रहे थे। अब इसके बाद जो चाय वाला है, वह राजीव से कहता है कि साहब, अगर चाय पीने पीनी है तो मैं भी बहुत अच्छा चाय बनाता हूँ, उन्हीं की जैसा बनाता हूँ। आपका आप कहें तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। तब राजीव कहता है कि हाँ, चलो ऐसा करो कि तुम 3 कप मेरे लिए चाय बना दो। चाय वाला 3 कप चाय बनाता है और एक अच्छी चाय बनाता है। एक एक जो चाय राजीव को दे दिया जाता है और दूसरा चाय ड्राइवर को और तीसरा चाय बॉडीगार्ड को। अब दोस्तों, इसके बाद जो राजीव है, जैसे चाय पीता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। इस बात को देखकर जो चाय वाला है, वह काफी हैरान होकर सोचता है कि इतना बड़ा आदमी आखिर इस तरह से क्यों रो रहा है, क्या बात है? उसे रहा नहीं जाता है। तब राजीव से पूछता है कि बाबूजी, आप इतने बड़े आदमी हो और आप इस तरह से क्यों रो रहे हो? तब राजीव चाय वाले से कहता है कि इस दुकान से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है और उन यादों को याद करके मैं रो रहा हूँ। अब चाय वाला पूछता है कि बाबूजी, आप बुरा ना मानो तो क्या अपनी कहानी बता सकते हो? तब राजीव कहता है कि जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो राजीव अपनी कहानी उस चाय वाले को बताने लगता है। वह बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। उसके बाद मेरा मामा नाना मुझे ले गए थे अपने पास, लेकिन उनके यहाँ भी मैं अच्छी तरह से नहीं रह पाया। वह घर का सारा काम मुझसे करवाया करते थे और ना ही पेट भर खाना दिया करते थे। इसके बाद में वहां से मैं भाग आता हूँ और भाग कर इसी चाय की दुकान पर जाकर मैं बैठता हूँ। एक कुर्सी लगी हुई होती है, वहां पर पहले एक बेंच हुआ करती थी, उस बेंच पर आकर मैं बैठ जाता हूँ। मैं उससे यहाँ पर बैठा था तो जो महात्मा जी थे, उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तुम्हें चाय पीनी है? तो मैंने कहा कि जी हाँ, मैं चाय पीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दूं। तब महात्मा जी मेरे लिए चाय बनाते हैं, मुझे चाय देते हैं। उसके बाद महात्मा जी एक बार फिर से पूछते हैं, क्या तुम्हें बिस्किट खानी है? फिर से राजीव कहता है, जो कलेक्टर साहब से फिलहाल थे, बिस्किट तो मुझे खाने हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। महात्मा जी एक बिस्किट का पैकेट निकालकर उसे देते हैं कि बेटा, तुमने खाना कब खाया है? खाना भी रखा है हुआ है, अगर तुम्हें खाना है तो बोलना, मैं खाना तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद राजीव खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है और वह खाना भी खाने लगता है। जो महात्मा जी हैं, खाना खिलाने के बाद उससे पूछते हैं कि बेटा, अब बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ पर इस तरह से क्यों, क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर पर राह देख रहे होंगे, तुम अपने घर जाओ, बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। तभी राजीव, फिलहाल कलेक्टर है, उस टाइम पर रोने लगता है और कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता की डेथ हो गई है। उसके बाद मेरे मामा नाना ने मुझे पाला, लेकिन वह भी मेरी अच्छी परवरिश नहीं कर पाए, मुझे टाइम पर खाना भी नहीं देते थे और दिन भर मुझसे काम करवाया करते थे। मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था, इसी वजह से मैं भाग आया हूँ और अब सोच रहा हूँ कि कहीं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे मेरा जीवन यहाँ पर चल जाए। महात्मा जो होते हैं, वह उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम मुझे बता सकते हो। तब वह लड़का बोलता है, मुझे बड़ा आदमी बनना है और मुझे आगे अपनी पढ़ाई करनी है, इसके बदले में कोई थोड़ा बहुत मुझसे काम करवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा जी उसे कहते हैं कि बेटा, तू चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। ज्यादा बड़ा तो मेरा काम नहीं है, ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन थोड़ी सी खेती बाड़ी और यह चाय की दुकान है, तो तू ऐसा कर, तू मेरे पास ही रहा, तू जो पढ़ना चाहता है अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी कर। उसके बाद महात्मा जी उसकी पढ़ाई को जारी करवाते हैं, उसे रहने के लिए घर देते हैं, खाने के लिए खाना दिया करते हैं रोज रोज। तो अब राजीव महात्मा जी के यहाँ पर रहने लगता है और उसको ही अपना पिता समझता है और उसकी पत्नी को अपनी माता समझता है। महात्मा जी की 2 बेटियां थी, जिसमें एक का नाम रीमा, दूसरा का नाम सीमा होता है। दोनों गांव में घर के अंदर माँ के साथ रहा करती थी और जो महात्मा जी थे, वह अब राजीव का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, उसको खाने के लिए अच्छा खाना देते हैं, उसको पढ़ने के लिए किताबें और उसका एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करा दिया दिया था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। कभी राजीव दुकान पर काम किया करता स्कूल से आने के बाद, तो कभी अपने घर जाकर कोई काम होता तो उसको निपटा दिया करता। बड़ी हंसी खुशी से यह लोग रह रहे थे और
यह बात 15 साल पहले की थी, जब राजीव महात्मा जी के यहाँ पर आया था। उसके बाद 5 साल में उसकी पढ़ाई हो जाती है और पढ़ाई के बाद वह महात्मा जी से कहता है, पिताजी अब मुझे ऊंची पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए महात्मा जी उसे दिल्ली भेजते हैं, उसकी कोचिंग के लिए उसे पैसा देते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझे एक खत लिख देना, मैं तुम्हारे लिए पैसा भिजवा दूंगा। उसके इसके बाद जो राजीव है वह अपना कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली चला जाता है और वहां पर थोड़ा बहुत काम करके अपने पैसों से अपनी कलेक्टरी की पढ़ाई पूरी करता है। धीरे धीरे एग्जाम देने के बाद कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के बाद वह आने के जो है उसकी ट्रेनिंग एक गांव में होती है। उसी दौरान पर वह जो है ट्रेनिंग करने के लिए घर से निकला था। पूरी तरह से वह इस चाय वाले को भूल चुका था। अब इसके बाद में कलेक्टर बन जाता है, उसकी पोस्टिंग आती है एक जगह, तो वहां पर वह अपनी ड्यूटी को जारी करता है। जारी करते हुए एक दिन अचानक से निकलते हुए उसे दुकान दिखाई देती है और तभी वह दुकान पर आकर बैठ जाता है और उस चाय वाले को अपनी कहानी बता रहा था। इसके बाद जो चाय वाला है वह राजीव से कहता है कि सर, मुझे तो यह नहीं पता कि वह कहाँ रहते हैं। हाँ, जिस दिन वह मुझे दुकान बेचकर गए थे, उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही थी और वह बहुत ही जो है मंदी रेट में ही मुझे दुकान देकर चले गए थे। लेकिन राजीव को पता था कि महात्मा जी का घर कहाँ है, क्योंकि वह वहां रहा था। वह जाता है सीधा अपनी गाड़ी को लेकर महात्मा जी के घर, जो गांव में रहा करते थे। वहां जाकर दरवाजे पर खड़ा होकर बोल बोल मारता है कि महात्मा जी घर पर हैं। तो उनकी छोटी बेटी रीमा निकल कर आती है और कहती है कि पिताजी की तो 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है, आप कौन हैं? वह बीमार रहते थे अक्सर और बीमार के चलते उनकी मौत हो गई है। इस बात को सुनकर जो राजीव है वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। वहीं पर एक बाहर में पड़ी चारपाई पड़ी हुई थी, उस पर लेट जाते हैं और फूट फूट कर रो रहे थे। उसकी रोने की आवाज को सुनकर जो बड़ी बेटी सीमा थी वह अंदर से बाहर आती है और राजीव को देखते देखते हैं। फिर उसके बाद दोबारा घर के अंदर जाती है और घर के अंदर एक फोटो रखा हुआ था, जो उसके पिता के साथ उसके भाई, जो उसका पिता बता रहे थे, वह पिता, क्योंकि महात्मा जी जब दुकान को बेच कर आए थे तो अपने साथ एक फोटो लेकर आए थे, जिसमें उसका और राजीव का फोटो था और उसने अपनी बेटियों से, अपनी पत्नी से कहा था कि यह तुम्हारा भाई है और किसी न किसी दिन जरूर आएगा और बड़ी पढ़ाई यह कर रहा है, तो हो सकता है कि यह बड़ा अफसर बनकर आए। ऐसा अपनी बेटियों से और अपनी पत्नी से वह कहकर गए थे। तो उस फोटो को लाकर वह देखती है, कभी फोटो की तरफ देखती है तो कभी राजीव की शक्ल की तरफ देख रही है, तो उसे पहचान जाती है। कहती है कि आपका नाम राजीव है क्या? तो राजीव कहता है कि हाँ बहन, मैं वही राजीव हूँ जो कभी कभी घर पर आया करता था, वरना ज्यादातर दुकान पर ही रहा करता था। अब उसके बाद जो जो वह बहनें भी रोने लगती हैं और तीनों गले मिलकर जो है रोने लगते हैं। तीनों की आवाज सुनकर महात्मा जी की पत्नी, जो कि गाय का दूध निकाल रही थी, वह वहां से आती हैं और देखती है कि उनकी बेटी एक जो है एक लड़के के साथ मिलकर रो रही है। तो आकर देखती हैं और देखते ही उसे पहचान जाती हैं, क्योंकि कई बार उसने उससे घर पर ही खाना खिलाया था। तो कहती है कि राजीव बेटा, तू आ गया? तो राजीव कहता है कि हाँ, मैं आ गया। अब राजीव अपनी माँ से जो है बात करने लगता है, अपनी बहनों से बात करने लगता है। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद घर का बहुत बुरा हाल है। जो भी जमीन खेती बाड़ी की थी, घर परिवार वालों ने दबा लिया है तुम्हारे पिताजी के मौत के बाद। और जब हम उनसे कुछ कहते हैं तो किसी का भाई हवलदार है, किसी का भाई थानेदार है, तो वह हमें धमकी देते हैं, कहते हैं यह करवा देंगे, वह करवा देंगे, और हमारी सारी जमीन हड़प कर बैठ गए हैं। अब इसके जो बदले अपनी माँ से राजीव कहता है कि माँ, तुम्हारा बेटा भी बहुत बड़ा अफसर बन चुका है। तो उसकी माँ कहती है, क्या बेटा, तुम हवलदार बन गए हो? तो कहता है, नहीं माँ, इससे भी बड़ा बन गया हूँ। तब कहता है कि क्या, कहती है उसकी माँ कि क्या बेटा, तुम थानेदार बन गए हो? तब कहता है, नहीं माँ, इससे भी बड़ा आदमी बन गया हूँ। क्या तुम एसपी बन गए हो? तो कहता है, नहीं माँ, इससे भी बड़ा आदमी मैं बन गया हूँ, जिला कलेक्टर बन चुका हूँ। और अब जिन जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, तुम उनसे जाकर कह सकती हो कि तुम्हारा बेटा भी जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुका है। उसकी माँ खुश होकर एकदम भाग दौड़ जाती है। पड़ोस में ही उसकी जेठानी रहा करती थी, उसका भाई एक थानेदार था। तो उसे जाकर कहती है कि तुम बड़ी जो है धौस दिखाई थी ना कि तुम्हारा भाई थानेदार है, आज मेरा बेटा जिला कलेक्टर बनकर लौटा है और आज के बाद तुमने हमसे कुछ कहा तो फिर देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं है, मेरा जमीन छोड़ देना। ऐसा कहकर वह मोहल्ले में भी
सभी को बताती है कि मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है। अब उसके बाद जो राजीव है वह एक रात अपनी बहन और माँ के साथ ही बिताता है। पूरी रात भर वह लोग सोते नहीं है, बातें करते रहते हैं, पूछते हैं कि कलेक्टर बनने में क्या क्या दिक्कतें आई। उसकी बहन पूछती है, उसकी माँ पूछती है कि बेटा खाना अच्छी तरह से मिलता था या नहीं मिलता था। इधर जो राजीव है वह भी उनसे बात बीते दिनों की बातें जो है पूरी बातें पूछता है। पिताजी किस तरह से बीमार हो गए, क्या बीमारी थी उनको और कैसे उनकी मौत हो गई। इन सभी बातों को करने के बाद अगले दिन सुबह अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो अपनी गाड़ी बुलवा कर वह अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ चला जाता है और जितने भी पैसे उसने जमा किए थे अब तक नौकरी करके, उन सभी पैसों को बैंक से निकाल कर वापस अपनी माँ के पास आता है और आने के बाद के सभी पैसों को अपनी माँ के चरणों में रख देता है और कहता है कि माँ यह पैसा मैं अब तक कमाया हूँ। उसकी माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह उसकी रियल माँ नहीं थी। इन सभी चीजों को देखकर कहती है कि बेटा अगर हमारा सगा बेटा होता तो भी वो भी हमारे लिए इतना नहीं करता, तू तो फिर भी पराया है। इस बात को सुनकर राजीव अपनी माँ से कहता है कि माँ खबरदार, अगर इससे आगे एक शब्द भी कहा तो किसने कहा है मैं पराया हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अपने माँ बाप को तो मैंने नहीं देखा, बड़े होते होते वह लोग चले गए, लेकिन मैंने तुम्हें ही माँ के रूप में माना है। पैसे वो अपनी माँ को दे देता है, उसकी माँ उस पैसे को संभाल कर रख देती है। अब दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन और भी हो जाते हैं। कलेक्टर जब अपनी ड्यूटी पर जाया करता था, लेकिन जब छुट्टी का दिन संडे हुआ करता था तो वो अपनी माँ के पास आकर ही रुका करता था। धीरे धीरे दोनों बहनें की शादी का टाइम आ गया था। दोनों अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं बहनों के लिए दो लड़के ढूंढा हूँ और दोनों अच्छी पोस्ट पर हैं, बड़े अफसर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी शादी उनसे कर दी जाए। माँ कहती है कि बेटा अगर अच्छे लड़के हैं तो तुम जो है शादी कर दो, उनकी शादी इसी से कर सकते हो। इसके बाद राजीव उन लड़कों से बात करता है और उनको बताता है कि मेरी बहन है, अगर तुम उनसे शादी करना चाहो तो लड़के जाकर उसकी बहनों को देखते हैं और देखते ही पसंद कर लेते हैं। दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। अच्छे बड़े घरों में उनकी शादी हुई थी तो उन्हें भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़े लिखे परिवार थे, पति थे, परिवार भी वैसे भी कोई परेशानी नहीं होनी थी। अब इसके बाद राजीव अपनी माँ को लेकर जहाँ पर ड्यूटी किया करता था वहीं पर रहा करता है और दोनों माँ बेटे हंसी खुशी रहा करते थे। राजीव की माँ जब भी बाहर जाया करती तो सभी लोग उसको इज्जत दिया करते थे कि कलेक्टर साहब की माँ है और अच्छी तरह से उसे पेश आया करते थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन राजीव की माँ के पैर में दर्द होता है, तो उसके बाद जो राजीव की माँ है वह सोचने लगती है कि अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ, अब राजीव का ख्याल करने के लिए इसकी शादी क्यों ना करवा दी जाए। शाम को जब बेटा आता है तो राजीव की माँ अपने बेटे से बात करती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। बेटा कहता है कि माँ जैसी आपकी इच्छा हो, तो मेरे लिए लड़की ढूंढ दो, मैं शादी कर लूंगा। तो राजीव की माँ कहती है बेटा मैं अमीर घर आने की लड़की तो तुम्हारे लिए नहीं ढूंढूंगी, मुझे तो गरीब घराने की लड़की चाहिए जो तुम्हारी इज्जत करे और हमारी इज्जत करे, हमारे रिश्तेदारों की को समझे और हमें बहुत ज्यादा मान सम्मान इज्जत दे। तब राजीव कहता है माँ जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जैसा चाहो वैसा ही लड़की ढूंढ दो, मैं उसी से शादी कर लूंगा। इसके बाद राजीव की माँ इधर उधर ढूंढती है तो उसे एक लड़की मिलती है। लड़की के घर वाले ज्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन संस्कारी लड़की थी, अंदर कूट कूट कर संस्कार भरे हुए थे। इसके बाद में लड़की से बात करती है, उसे कहती है कि मेरे बेटा राजीव है, क्या तुम उसे शादी करोगी। तो लड़की कहती है कि माँ इस विषय में मेरे माता पिता से आप बात करें, घर वालों से। एक दिन राजीव की माँ उसके घर जाती है और उस रिश्ते को बात करती है। लड़की के घर वाले भी सुनते हैं कि लड़का कलेक्टर है, वह भी शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। उसके बाद राजीव को लड़की दिखाई जाती है। उसके बाद जो है राजीव लड़की को पसंद करता है और कहता है कि माँ जो तुमने पसंद किया है वह एकदम चांद का टुकड़ा है और मैं उसी से शादी करूंगा। उसके बाद राजीव और उससे लड़की की शादी हो जाती है। अब राजीव की पत्नी और राजीव की माँ बड़े आराम से एक दूसरे के साथ प्यार से बोल मिलकर रहा करते थे। दोस्तों यह थी कहानी जहाँ पर एक लड़के की जिंदगी को प्रभु ने पहले तो इतना बर्बाद कर दिया, उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से और उसकी मेहनत से वह एक जिला कलेक्टर बना और अपने परिवार को दोबारा से पा लिया। तो यह थी कहानी राजीव कलेक्टर की। आपको कैसी लगी। और जहां पर एक व्यक्ति ने चाय बेच कर एक लड़के को पढ़ाया लिखाया और उसे दिल्ली भेज दिया बड़ा आदमी बनने के लिए, बेटा वहां से कलेक्टर बनकर आता है और अपना पूरा फर्ज निभाता है।
लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, आज के ज़माने में ऐसे व्यक्ति ढूँढने पर भी नहीं मिलते हैं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने सोच को बदलिए और एक कदम आगे बढ़ाइए, ताकि इंसान अच्छा हो। इंसान अच्छा रहेगा, इंसान के अंदर अगर इंसानियत ज़िंदा रहेगी, तो बहुत ही बड़ी बात है। इंसानियत को ज़िंदा रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।